students, welcome to Taruna Defense Academy. Let's serve India together. आज की क्लास में हम 4 ओरिजिनल पेपर्स के साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। आपको पता है एक पेपर में 15 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 4 पेपर में आपके 60 क्वेश्चन आज कवर करने वाले हैं हम। सभी को ईमानदारी से कमेंट बॉक्स में जवाब देते चलना है, ठीक है। एक दूसरे का देख के जवाब नहीं देंगे, आपका जो पढ़ा हुआ है उस आधार पे आप जवाब देंगे। चलिए फटाफट से क्लास को शेयर कर दें, लाइक कर दें, ठीक है। और जो नए साथी हैं वो सब्सक्राइब करें, जो लाल बटन दिख रहे हैं उनको। जिनका पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है वो उस बटन के साथ कोई छेड़खानी ना करें, वरना अनसब्सक्राइब भी हो सकता है, ठीक है। तो लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, उसको दबाएं। चलिए सामान्य विज्ञान हम पढ़ने जा रहे हैं। ध्वनि तरंगें किस में यात्रा नहीं कर सकती हैं? साउंड वेव्स जो होती है वो कौन से जो इन ऑप्शंस में ऐसी चीज़ है जिसमें ट्रैवल नहीं कर सकती? वायु, पानी, खाली स्थान यानी कि निर्वात जिसको हम वैक्यूम बोलते हैं, या स्टील, किसमें यात्रा नहीं कर सकती? तो पहले आपको ध्वनि यानी साउंड के बारे में पता होना चाहिए। ध्वनि जो होती है वो यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव का उदाहरण है। मैकेनिकल तरंग यानी यांत्रिक तरंग का उदाहरण है। और यांत्रिक तरंग की क्या खास बात होती है? इनको चलने के लिए किसी न किसी माध्यम यानी कि मीडियम की आवश्यकता होती है। खाली स्थान पे ये नहीं चल सकती। खाली स्थान, निर्वात, वैक्यूम, इसका क्या मतलब होता है कि जहाँ पर वायु भी नहीं होती, मतलब जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, उस जगह को हम कहते हैं निर्वात या वैक्यूम। तो वैक्यूम में ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती। क्यों नहीं चल सकती? क्योंकि ध्वनि तरंगे होती हैं यांत्रिक तरंगे, यानी कि इसको हम इंग्लिश में कहते हैं मैकेनिकल वेव। और इनकी खास बात यही है कि इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ध्वनि का जो वेग होता है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है, ठीक है। चलिए अभी यहाँ पे राइट आंसर आपका क्या होगा? खाली स्थान यानी कि निर्वात। सी ऑप्शन आपका राइट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। निम्नलिखित कारणों में से किसके कारण बादल आकाश में तैरते हैं? बादल जो है आकाश में किस कारण तैरते हैं? निम्न तापमान के कारण, निम्न गति के कारण मतलब लो स्पीड के कारण, निम्न दाब यानी कि लो प्रेशर के कारण, निम्न घनत्व यानी कि लो डेंसिटी के कारण। क्या रीज़न होता है बताएंगे जल्दी से। देखो बादल क्या होते हैं? बादल समुद्र, नदी या तालाब जो है, धरती में उपस्थित जो जल है उसके वाष्पीकरण के कारण गर्म वायु जो होती है वो जल वाष्प बन के ऊपर जाती है और एक तरह से बादल बनते हैं। ये इसकी प्रोसेस होती है, ठीक है। तो ऊपर जाकर जो इनका फैलाव होता है, जो जब ये फैल जाते हैं तो ये जो संघनित हुई जो जलवाष्प है ये क्या हो जाती है? ठंडी हो जाती है और धीरे धीरे क्या करती है? ये बादल का रूप ग्रहण कर लेती है। अब आपको यहाँ पर क्या पूछा है कि तैरते किसके कारण हैं आकाश में बादल, नीचे क्यों नहीं गिरते? तो इसके पीछे एक प्रोसेस है। देखो बादल में छोटे छोटे जलवाष्प या छोटी बर्फ़ के कण जो है वो मौजूद होते हैं। छोटी जलवाष्प मान लीजिए, जलवाष्प की बूंदें होती हैं। उन पर क्या लगता है? धरती से गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगने के कारण बादल की जो आकृति है, कई किसी पॉइंट पे बल ज़्यादा लगता है, किसी पॉइंट पे बल कम लगता है, तो बादल की जो आकृति है वो चेंज होती रहती है। और बादल का जो होता है आयतन यानी कि वॉल्यूम जो है वो होता है अधिक। आयतन क्या होता है? बादल का अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है? अधिक। और आपको पता है कि घनत्व जो है वो आयतन का उल्टा होता है। जब आयतन अधिक है तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। यानी कि बादल का घनत्व क्या होता है? कम होता है। इसी के कारण वो हवा में तैरते रहते हैं। तो निम्न घनत्व यहाँ पर लो डेंसिटी हो जाएगा। आपका डी ऑप्शन राइट आंसर। अभी हमारे पास पूरा टाइम है तो हम इनके कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा साथ में देखते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तत्व में धनायन बनाने की प्रवृत्ति न्यूनतम होती है? धनायन बनाने की प्रवृत्ति न्यूनतम किस में होती है? उससे पहले मैं एक बार बता दूं, ये जो अपना पेपर चल रहा है ये अहमदनगर का पेपर है। ARO अहमदनगर, ठीक है। चलिए अब जवाब दीजिए, धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम किस में होती है? जल्दी से जवाब देंगी तो देखो एल्यूमिनियम में +3 तक हो सकता है। उसके बाद में जिंक की बात करें तो जिंक में +2 तक हो सकता है, ठीक है। सोडियम है, इसके बाद में सोडियम में +1, 1 का मतलब ऐसे एक ही लिख देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में होती है लास्ट में कार्बन में, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा एल्यूमिनियम हो गई, फिर जिंक हो गया, फिर सोडियम हो गया और सबसे लास्ट में कौन बचा है? कार्बन बचा है, ठीक है।
तो धनायन बनाने की प्रवृत्ति सबसे कम किस में हो गई, कार्बन में। धनायन बनाने का अर्थ आप क्या समझे कि कोई तत्व है उसमें से वो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है। इलेक्ट्रॉन कैसे लिखते हैं, कितना इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, धनायन बनाने की प्रवृत्ति कहते हैं। ठीक है, ये अगर केमिस्ट्री आपके पास रही होगी 10th में तो आपको थोड़ा बहुत ध्यान होगा इसके बारे में, बट यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाता है, कार्बन। आपको इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एसिटिलीन का IUPAC नाम क्या है। एसिटिलीन का IUPAC नाम, आपको इसका अणुसूत्र भी पूछा जा सकता है। तो C2H2 इसका अणुसूत्र होता है। C मतलब कार्बन है, H मतलब यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, ये एक हाइड्रोकार्बन होता है। कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिले हुए होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम नोट करेंगे, एक हाइड्रोकार्बन है। सूत्र इसका होता है अणुसूत्र C2H2। ठीक है, और सबसे सरल एल्कीन होता है। ये किस श्रेणी का है, एल्कीन श्रेणी का। जब हाइड्रोकार्बन आपने पढ़ा होगा, जो अपनी ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस की बुक है उसमें हाइड्रोकार्बन का टॉपिक दिया है। 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है एल्केन, एक होता है फिर एल्कीन, और एक होता है एल्काइन। पूरा ये दिया हुआ है बुक के अंदर, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से, या कभी टाइम मिलेगा तो ये पूरा टॉपिक भी हम आपको करवा देंगे टॉपिक वाइज क्लास में। अभी के लिए आप ये 3 समझिए। इसमें से ये कौन सा है, एसिटिलीन, ये एल्कीन है, एल्कीन श्रेणी का है। 3 श्रेणी होती है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, एल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ठीक है, आपको IUPAC नाम बताना है अब इसका। एथाइन होगा इसका नाम, क्या होता है, एथाइन। देखो जिसमें कार्बन एक, अगर एक कार्बन हो, फिर 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, इस तरह से श्रृंखला बनती है। जिसमें एक कार्बन हो उसको हम मैथ कहते हैं, जिसमें 2 हो उसको एथ कहते हैं। ठीक है, और जिसमें 3 हो उसको प्रोप कहते हैं। ठीक है, फिर टेट्रा, पेंटा, आगे इस तरह से चलता जाता है, हेक्सा। ठीक है, तो इस तरह से चलेगा ये। अभी आपको ये C2 2 कार्बन है ना, एथ है, तो एथ से एथाइन बनेगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एथाइन बोलेंगे। तो C ऑप्शन आपका नाम राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खाने वाले सामान्य नमक का रासायनिक सूत्र, नमक का सूत्र आपको बताना है। ठीक है, ये सारे ऑप्शन आपके सामने आप देख पा रहे हैं। एक बार नमक का सूत्र भी पूछा गया था, तो NaCl होता है, सोडियम और क्लोरीन इसके अंदर होता है, सोडियम और क्लोरीन इसके अंदर होता है। तो इस सूत्र से आपको देख के पता चल रहा होगा कौन सा राइट आंसर है। बिल्कुल सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। सूत्र भी नोट कर लें। PDF आपकी इसको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगी, तरुणा डिफेंस एकेडमी। टेलीग्राम पर जाकर सर्च करें, या फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, उसी में आएगी आपकी PDF। और दोपहर 2 बजे मैथ्स की क्लास होती है अभी आपकी, तो उसकी PDF भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही मिलेगी। इनमें से कौन सा असंपर्क शक्ति का उदाहरण नहीं है, असंपर्क शक्ति, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का उदाहरण नहीं है, वो बताना है आपको। ध्यान देंगे, बताएं जल्दी से। देखो आपस में संपर्क में रखी कोई 2 वस्तुएं हैं, मान लो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, जो कि उनमें आपस में गति होने का वस्तु में विरोध करता है। ये बल जो होता है घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, जो घर्षण बल होता है उसकी जो डायरेक्शन होती है, वो मानो कोई इस दिशा में कोई वस्तु चल रही है, तो घर्षण बल इससे उल्टी दिशा में लगेगा। ठीक है, उसके विरोध करता है वस्तु के चलने का। ठीक है, तो ये तो घर्षण बल की बात हो गई। अब आपको बताना है असंपर्क बल का उदाहरण कौन सा नहीं है। ठीक है, असंपर्क बल का उदाहरण कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है। उसके लिए आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए। घर्षण बल मैंने आपको बता ही दिया कि मानो कोई वस्तु इस दिशा में जा रही है, कोई व्यक्ति जा रहा है मानो इस दिशा में, तो उसके अपोजिट साइड एक बल लगता है, वो बल कहलाता है घर्षण बल। ठीक है, जो वस्तु की गति का विरोध करता है। अब घर्षण बल को हम 2 प्रकार से समझते हैं। एक होता है स्थैतिक घर्षण, क्या होता है, स्थैतिक घर्षण। ठीक है, एक ही हो गया। एक होता है गतिज घर्षण। इनमें डिफरेंस देखेंगे हम, क्या डिफरेंस होता है, एक बार नाम पढ़ें आप। स्थैतिक घर्षण क्या होता है, देखो जब किसी वस्तु पर बाह्य बल मतलब बाहर से कोई बल काम करता है, लेकिन फिर भी वस्तु गति नहीं कर पाती, तो जो बल के विपरीत जो घर्षण बल लग रहा है, जो घर्षण बल कार्य कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु है, मानो ये कोई वस्तु है, इस पर कोई बाहर से प्रेशर लग रहा है, बाहर से कोई बल लग रहा है, लेकिन फिर भी ये वस्तु जो है गति नहीं कर पाती, यहाँ की यहीं रहती है। तो जो विपरीत बल कार्य करता है, जो घर्षण बल कार्य करता है, वो घर्षण बल क्या कहलाता है, स्थैतिक घर्षण बल कहलाता है। ठीक है, अब गतिज घर्षण की बात करें कि मानो ये कोई वस्तु है,
ये कोई वस्तु है। यदि बाह्य बल को, बाहर से कोई फोर्स लगाएं, उसको धीरे धीरे बढ़ाया जाए, पहले थोड़ा कम था फिर धीरे धीरे बढ़ाया जाए, तो वस्तु धीरे धीरे गति करने लगेगी। ये मानो अभी यहाँ थी, फिर ये यहाँ आ जाएगी, फिर ये यहाँ आ जाएगी। जब बल को, फोर्स को धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, ठीक है, तो वस्तु धीरे धीरे गति करने लगेगी। जब वस्तु गति करना शुरू कर दे, जब वस्तु गति करना शुरू कर दे, तो उसकी जो सतह है, उसकी जो सरफेस है, ये जो सरफेस है, ठीक है, जो वस्तु की सतह है, समझ रहे हैं, जब वस्तु गति करना शुरू कर दे तो उसकी जो सतह है उसके मध्य जो घर्षण बल काम करता है। अब यहाँ पर जो घर्षण बल उस समय काम करता है वस्तु की गति के विरोध में, उसको हम क्या कहते हैं, गतिज घर्षण बल कहते हैं। मतलब वस्तु गति तो कर रही है लेकिन घर्षण बल तो लग ही रहा है, तो उसको हम गतिज घर्षण बल कहते हैं। और जब वस्तु गति ही ना कर पाए, वस्तु उसी जो घर्षण बल है उसके तहत आके रुकी ही रहे, उसको हम कहते हैं स्थैतिक घर्षण, ठीक है। असंपर्क शक्ति का उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है, ये आपको बताना है, कौन सा नहीं है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घर्षण शक्ति, चुंबकीय शक्ति, विद्युत शक्ति। देखो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, एक दूसरे को, कोई दो पॉइंट है उनको एक दूसरे को टच करने की ज़रूरत नहीं है, टच नहीं भी करते तो भी गुरुत्वाकर्षण बल काम करता है। मानो कोई पक्षी उड़ रहे हैं, वो अपना फोर्स लगाकर उड़ रहे हैं, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव तो उनको होगा ही, मतलब उनको आपस में संपर्क में आने की या टच करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अब घर्षण बल आपने यहाँ पर पढ़ा, उसका क्या अर्थ था कि मानो कोई व्यक्ति सड़क पर गति कर रहा है, कोई बॉल सड़क पर गिर रही है, तो वो संपर्क में थी, सड़क के संपर्क में थी। इसका अर्थ क्या हुआ कि संपर्क के अंदर है, कांटेक्ट के अंदर है, ठीक है, कांटेक्ट के अंदर है। यहाँ पे हमसे क्या पूछा है, असंपर्क शक्ति का उदाहरण नहीं है, असंपर्क शक्ति का उदाहरण नहीं है, तो ये घर्षण शक्ति नहीं होगा क्योंकि ये कांटेक्ट फोर्स के अंदर आएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन को राइट करेंगे। चुंबकीय शक्ति में भी कोई दो वस्तु है, उनके बीच में अगर मैग्नेटिक फोर्स काम कर रहा है तो उनको आपस में एक दूसरे को कांटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, टच करने की आपस में ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फोर्स जो है, विद्युत स्थित शक्ति जो है, उसके अंदर भी एक दूसरे को टच करने की आवश्यकता नहीं है। कोई दो, मान लो कोई दो वस्तुएं हैं, कोई दो वस्तुएं हैं, इनके मध्य विद्युत चुंबकीय बल जो है कार्य कर सकता है, ठीक है। तो ये डी ऑप्शन, सी ऑप्शन और ए ऑप्शन इसके आंसर नहीं होंगे, बी ऑप्शन राइट होगा क्योंकि इसमें फ्रिक्शन फोर्स यानी घर्षण बल लग रहा है। घर्षण बल मैंने आपको दोनों तरह का बता दिया है यहाँ पे, तो थोड़ा टाइम तो लगता है बट कॉन्सेप्ट आप आई होप समझ रहे होंगे, या जिसको नहीं समझ में आए वो क्लास को रोक के भी थोड़ा देख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खून का कौन सा तत्व रोग प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करता है। रोग प्रतिरोधक शक्ति मतलब शरीर का सैनिक कौन कहलाता है, शरीर को बाहर की कोई बीमारी से लड़ने की शक्ति कौन देता है, तो ये श्वेत रक्त कणिकाएं देती है, WBC देती है, ठीक है। शरीर में लगभग 5 से 9 हज़ार तक ये हो सकती है मनुष्य के शरीर में, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बीमारी संक्रामक है, कौन सी बीमारी संक्रामक है। पेचिस, HIV यानी कि एड्स है, एड्स कोई बोल रहा है ये, ठीक है, क्योंकि एड्स का वायरस होता है ये HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस। कैंसर, उपयुक्त में से कोई नहीं। संक्रामक बीमारी बताना आपको जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती है, ठीक है, नोट करेंगे कि संक्रामक बीमारी होती क्या है। देखो संक्रामक रोग क्या होता है, ये जो हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक रोगाणु होते हैं, उनके कारण फैलता है। जैसे जीवाणु हुआ, विषाणु, कवक या प्रोटोजोआ, इनके संक्रमण से फैलता है। यह रोग जो होता है वो जीवों में एक तरह से, चाहे हवा के माध्यम से, वायु के माध्यम से फैले, या जल, भोजन, या एक दूसरे के शरीर में जो बैक्टीरियाज होते हैं, जीवाणु हैं, विषाणु हैं, उनके संक्रमण से फैल जाए, उसको हम कहते हैं संक्रामक बीमारी। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो सकती है। इसके उदाहरण के तौर पे हम देखिए तो इसमें आ जाएंगे मलेरिया, टाइफाइड, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ठीक है, इस तरह से टाइफाइड, TB इसका बोल सकते हैं एक तरह से। तो ये संक्रामक बीमारी होती है, ठीक है। तो इसमें से कोई भी नहीं है, तो डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। HIV जो है ये या तो जो रोगी है उसका ब्लड आपके शरीर में चढ़ा दिया जाए, या यौन संबंधों से, या जो है कोई
ऐसी सिरिंज वगैरह इंजेक्शन की जो किसी रोगी को यूज़ हुई हो, या संक्रमित ब्लेड जो है वो किसी रोगी को यूज़ हुई हो और वो आपके शरीर में घाव उत्पन्न कर दे, या आपके शरीर में यूज़ हो, तो उससे HIV फैल सकता है। लेकिन हवा के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, जल के माध्यम से इस तरह से ये नहीं फैलता है, तो ये इसके अंदर नहीं होगा। डी ऑप्शन इसमें क्या होगा, राइट होगा। कैंसर भी एक दूसरे से नहीं फैल सकता है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा नाश्ता बच्चे को अधिक शक्ति प्रदान करता है? अधिक शक्ति कौन सा नाश्ता प्रदान करता है, बताएं। तो मिल्क हो जाएगा इसमें, बिल्कुल ए ऑप्शन राइट है। ये तो कितना इजी क्वेश्चन आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बच्चों के भोजन में कार्बोहाइड्रेट की कितनी मात्रा होनी चाहिए? कितनी मात्रा होनी चाहिए? बिल्कुल 45 से 50% के लगभग मात्रा बच्चों के भोजन में होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल दर्पण हमेशा एक छवि देता है। किस प्रकार की छवि देता है उत्तल दर्पण, बताएंगे आप। देखो, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दो ऐसे दर्पण हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उत्तल दर्पण से कभी पूछा जाता है, कभी अवतल दर्पण से। उत्तल दर्पण को हम इंग्लिश में कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं, और अवतल दर्पण जो होता है उसको हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। अभी उत्तल दर्पण का आपसे पूछा गया है, तो यहाँ पे देखो इसमें खास बात होती है कि यहाँ जो प्रतिबिंब बनता है, इमेज बनती है, वो आभासी यानी इमेजनरी तो होती है, साथ में ऊर्ध्व यानी कि वर्टिकल भी होती है। इमेजनरी एंड वर्टिकल जो है प्रतिबिंब आपको बनता हुआ दिखाई देता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन क्या हो जाता है आपका, राइट इसके अंदर हो जाएगा, नोट कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं हम। कृत्रिम रेशम कहलाता है, कृत्रिम रेशम। कृत्रिम रेशम इनमें से रेयन, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। कृत्रिम रेशम आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है, इसमें रेयन, रेयन, ठीक है। ये सेलुलोज से बनाया जाता है, सेलुलोज से बनाया जाता है, ठीक है। रेयन, नोट कर लेंगे इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है। जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धि पैदा करती है, बताएंगे किसकी वृद्धि होती है? बिल्कुल, कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म ईंधन का एक उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन का उदाहरण इनमें से कौन सा है, बताएंगे। बिल्कुल कोयला राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स पैदा करता है, एड्स को उत्पन्न करने वाला क्या है, बताना है आपको। विषाणु, जीवाणु, फफूंद या प्रोटोजोआ? बिल्कुल वायरस। एड्स जो है HIV मैंने आपको बताया था, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से उत्पन्न होता है एड्स, ठीक है, HIV। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ये अहमदनगर का आपका पेपर हो चुका है। नेक्स्ट पेपर देखो आपके सामने आ रहा है अभी। ये जो पेपर है ये है आपका हमीरपुर का, हमीरपुर का पेपर यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। ऊर्जा की SI इकाई क्या है? अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो एक बार क्लास को जल्दी से शेयर ज़रूर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। ऊर्जा की SI यूनिट आपको बतानी है, ऊर्जा की, बिल्कुल जूल होती है, इजी है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयतन की SI यूनिट, वॉल्यूम की, वॉल्यूम की SI यूनिट बताएंगे फटाफट से। बिल्कुल घन मीटर क्यूब मीटर होती है, जिसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक क्या है? देखो सेम तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक आपको बताना है, जबकि हर टॉपिक से एक एक क्वेश्चन लिया जाना चाहिए, हिसाब से इतने सारे टॉपिक हैं, बट ये सेम ही टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चुंबकीय प्रेरण का SI मात्रक, मैग्नेटिक इंडक्शन का SI मात्रक आपको बताना, बता पाएंगे? बिल्कुल टेस्ला, ठीक है, टेस्ला। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉर्स पावर बराबर होता है, एक हॉर्स पावर, अश्वशक्ति, एक अश्वशक्ति, हिंदी में लिख देते हैं इसको, अश्वशक्ति, हॉर्स पावर का अर्थ है किसके बराबर होता है? 746 वॉट के बराबर होता है। 8वीं क्लास में दिया हुआ है, साइंस की बुक में देख सकते हैं आप। 746 वॉट कहाँ पे है? बी ऑप्शन है क्या, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं को पढ़ लेना ध्यान से, गलत मत कर देना। ग्रीन हाउस गैस नहीं है। मीथेन है बिल्कुल, जलवाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो नाइट्रोजन नहीं है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ये कोई और पेपर में भी आया था हमीरपुर के अलावा, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट ये क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हुआ है, इसको नोट करेंगे, इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 10th तक की साइंस अगर आपको अच्छे से आती है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर आपने 10th तक साइंस अच्छे से पढ़ी है, 10th से ऊपर साइंस आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाती, उतना ही लेवल रहता है। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिजली का कुचालक, कुचालक बैड कंडक्टर, परंतु ताप का सुचालक, ताप का सुचालक मतलब ताप का गुड कंडक्टर, टेम्परेचर का तो चालन करता है और बिजली का चालन नहीं करता, ऐसा कोई पदार्थ आपके ध्यान में हो तो वो आपको बताना है, ठीक है। बिल्कुल एस्बेस्टोस यानी कि अभ्रक जो है ये बिजली का तो कुचालक होता है लेकिन टेम्परेचर का सुचालक होता है। अच्छा क्वेश्चन है ये, डी ऑप्शन राइट होगा, और ये अपनी जो स्पीडी वाली बुक है उसमें है ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। खाने का सोडा, ये सभी क्वेश्चन आपको अपनी बुक्स में मिल जाएंगे, चाहे वो स्पीडी सोल्जर जी की हो या जो ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक हो, काफ़ी सारे क्वेश्चन सेम ही हैं। खाने का सोडा है, खाने का सोडा, ईटिंग सोडा किसको कहते हैं हम, बताएंगे? बिल्कुल सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट तो धावन सोडा होता है, और सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा हो जाएगा, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सोडियम कार्बोनेट क्या लिखेंगे, लिख दूँ क्या मैं, यहाँ पे लिख देती हूँ, नोट कर लेना, धावन सोडा, सोडियम कार्बोनेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट क्या हो जाएगा, खाने का सोडा, यहाँ लिख रही हूँ खाने का सोडा, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भी आपसे पूछा जा सकता है, सूत्र बता देंगे क्या, सूत्र बता देंगे क्या सोडियम कार्बोनेट का, धावन सोडे का, Na2CO3, देख पा रहे हैं सभी, Na2CO3 धावन सोडा सोडियम कार्बोनेट। मैंने ये कैसे याद रखा कि खाने का सोडा और धावन सोडा में अक्सर लोग क्या होते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखो, खाना कौन बनाता है, बाई, बाई हम किसको कहते हैं, बहन को कहते हैं ना, राजस्थानी में बाई बहन को बोल देते हैं। तो बाई क्या करती है, खाना बनाती है, तो बाई जिसके अंदर आएगा, तो एक एक जैसे नाम है, बाई जिसके अंदर आएगा वो क्या, खाना बनाएंगे, खाने का सोडा, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा हो गया। और इसका सूत्र यहाँ पर नोट कर लेते हैं, NaHCO3, ठीक है, ये हो गया। और इम्पॉर्टेंट तो कुछ खास नहीं है, बट ये सोडियम हाइड्रोक्साइड फिर भी पूछ सकते हैं, ये एक क्षार है, अम्ल क्षार आपने पढ़े ही हैं, अम्ल और क्षार पढ़े हैं ना, पीएच स्केल जिसका 7 से कम हो, 7 से कम हो वो तो होता है अम्ल, और 7 से अधिक हो वो क्या होता है, क्षार होता है, ठीक है। तो NaOH जो है वो एक क्षार है उच्च कोटि का, और इसका सूत्र अगर पूछा जाए तो NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है, कृत्रिम रूप से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस, एसिटिलीन, एथिलीन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए जो आपसे पूछा जाए हरे फलों को, तो गैस यहाँ पे होती है एसिटिलीन, ठीक है, एसिटिलीन राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि मुख्यतः एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है कृत्रिम रूप से, ठीक है। इसमें आर्सेनिक और फॉस्फोरस की मात्रा पाई जाती है, ठीक है, जो वातावरण के अंदर कैल्शियम कार्बाइड होती है उसमें जो नमी होती है उससे क्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाती है, ठीक है, जिससे फल क्या होता है, पक जाता है, ठीक है। इसके अलावा इथेन का भी प्रयोग किया जाता है। और ऑप्शन में अगर एसिटिलीन नहीं मिले तो राइट आंसर क्या करना है, एथिलीन करना है फिर आपको, ठीक है।
एसिटिलीन नहीं मिले तो राइट आंसर क्या करेंगे, एथिलीन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, एक बार सेकंड प्रायोरिटी बता देती हूँ मैं, सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस है, सॉलिड कौन सा है इनमें से, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इथाइल अल्कोहल या ईथर, फटाफट से बताएं ठोस कौन सा है। आयोडोफॉर्म जो है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, ठोस फॉर्म में होता है, ठीक है। ये कीटनाशक या एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग किया जाता है, कीटनाशक या एंटीसेप्टिक के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म का भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो ये बेहोश करने की दवाई जो बनाई जाती है उसमें यूज़ होता है। बेहोश करने की दवाई में क्लोरोफॉर्म यूज़ किया जाता है। ये मैंने बता ही दिया, कीटनाशक या कोई संक्रमण को रोकने वाली दवाई हो, जिसको क्या बोलते हैं अपने, एंटीसेप्टिक बोलते हैं ना, एंटीसेप्टिक, ठीक है। एंटीसेप्टिक में आयोडोफॉर्म यूज़ होता है। इथाइल अल्कोहल शराब में यूज़ होता है, शराब में यूज़ होता है, ठीक है। और ईथर भी निश्चेतक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, ईथर का अभी तक शायद पूछा नहीं गया खास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता। सामान्य सर्दी जुकाम के विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी क्यों नहीं होता, ये आपको बताना है। मैं ऑप्शन आपको एक एक करके दिखा देती हूँ, बिकॉज बड़े ऑप्शन है और वो एक साथ यहाँ पे देखने में आपको हो सकता है दिक्कत आए। बताएं। क्वेश्चन नंबर 25 है आपका। देखिए, न बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न प्रकार विद्यमान रहते हैं जो टीकाकरण को अप्रभावी बना देते हैं। सामान्यतः जो होता है सर्दी जुकाम जो होता है उसके विरुद्ध टीकाकरण अधिक प्रभावी नहीं हो पाता, ये आपको बताना है क्यों। क्योंकि इस बीमारी में राइनो वायरस के विभिन्न अलग अलग टाइप के वेरिएंट जो होते हैं, जैसे कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स आ रहे हैं, वैसे ही सर्दी जुकाम में कौन सा वायरस होता है, राइनो वायरस, पता है ना आपको, यहाँ लिखा हुआ है राइनो वायरस, ये होता है इसमें। और इसके वेरिएंट बहुत चेंज होते रहते हैं, तो एक विशेष टीका कोई नहीं बना सकते क्योंकि इसमें वेरिएंट्स ही अलग अलग रहते हैं, तो ज़्यादा खास असर नहीं हो पाता। सी ऑप्शन है, ज़्यादा खास क्वेश्चन नहीं था ये वैसे। क्वेश्चन नंबर 26, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है। केवल ऊर्जा के लिए, ऊर्जा और वृद्धि के लिए, वृद्धि और मरम्मत, ग्रोथ एंड रिपेयर, बिल्कुल सी ऑप्शन राइट है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन किसके लिए यूज़ होता है, शरीर की ग्रोथ और रिपेयर, जो सेल्स है, कोई सेल्स अगर टूटी फूटी है तो उसकी रिपेयर करने के लिए यूज़ होता है प्रोटीन, ठीक है। इसीलिए तो जो जिम जाते हैं वो ज़्यादातर प्रोटीन वाली चीज़ें ज़्यादा लेते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं जो रनिंग और जिनका फिज़िकल मेडिकल नहीं हुआ है तो उनको भी खास तौर पे प्रोटीन अपने खाने में ज़रूर लेना चाहिए। और प्रोटीन की मात्रा सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है, सोयाबीन में, सोयाबीन में पाई जाती है ना, तो सोयाबीन का यूज़ अपने खाने में कर सकते हैं, दाल खाएं ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस खनिज यानी मिनरल की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है बताएंगे। ये क्वेश्चन तो 2-3 बार रिपीट हुआ है एग्जाम्स में, आपको पता होगा बिल्कुल। लोहे की यानी कि आयरन की कमी से हो जाता है ये रोग, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो आरबीसी होती है, जो लाल रक्त कणिकाएं हैं आरबीसी, इनमें कमी आने लगती है या ये खराब हो जाने लगती हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाती या कम पहुंच पाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो शरीर में ऑक्सीजन को लाने ले जाने का काम करता है। जब यही खराब हो जाएंगी या कम हो जाएंगी तो ऑक्सीजन कैसे सही तरीके से सप्लाई होगी, नहीं होगी, तो इसी के कारण क्या हो जाता है, एनीमिया रोग हो जाता है लोहे की कमी से शरीर में। मानव शरीर में सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, ये इजी क्वेश्चन है। सबसे बड़ी अस्थि बिल्कुल फीमर होती है, फीमर को हम हिंदी में उर्विका कहते हैं। क्या कहते हैं, उर्विका, ठीक है, जांघ में पाई जाती है, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे,
निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बच्चों में सूखा, जिसको रिकेट्स नामक विकार कहते हैं, वो पैदा होता है? किस विटामिन की कमी से? रिकेट्स, ये विटामिन डी की कमी से होता है। बी की कमी से आपको पता है बेरी बेरी होता है, बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। ए की कमी से रतौंधी होता है ना, रतौंधी, और रनतौंधी लिख दिया मैंने, रतौंधी करें इसको, ठीक है, रतौंधी। डी का हो ही गया रिकेट्स, और ई की कमी से बांझता, ठीक है, बांझता। सी का भी पूछा जाता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, मसूड़ों में दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ये सारे जो स्पीडी सोल्जर जीके वाली ब्लैक कलर की बुक है उसमें सारे दिए हुए हैं, जो साइंस जहाँ ख़त्म होती है आई थिंक वहाँ पे है, तो वो सारे देख लेंगे आप, अच्छे से लर्न कर लेंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे वहीं पे। तो ये यहाँ पे सी ऑप्शन आपका राइट हो चुका है, विटामिन डी। निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? निमोनिया रोग शरीर में किस अंग को प्रभावित करता है, बताएंगे? बिल्कुल, फेफड़े जो लंग्स होते हैं उनमें संक्रमण फैल जाता है या सूजन आ जाती है, तो ए ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा आपका, ठीक है। हमीरपुर का पेपर हो चुका है ये, 15 क्वेश्चन साइंस के और 15 क्वेश्चन अहमदनगर वाले पेपर के भी साइंस के हो चुके, टोटल 30 क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट पेपर हमारे सामने आने वाला है, बिल्कुल भी क्लास को मिस नहीं करना है। सारे ओरिजिनल पेपर में जो क्वेश्चन आए हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं हम यहाँ पे, आराम से डिस्कस करेंगे, अभी टाइम है एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो क्वेश्चन है ये रामगढ़ का है, रामगढ़, ठीक है, पंजाब से। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, जवाब देंगे सभी। क्लास को शेयर ज़रूर करें, साथ आपका बनाए रखें। वसा में घुलने वाले विटामिन के कितने प्रकार उपलब्ध हैं? वसा में घुलने वाले जो विटामिन हैं उनके कितने प्रकार उपलब्ध हैं? देखो, दो तरह के होते हैं विटामिन, एक तो जल में घुलने वाले, एक होता है वसा में घुलने वाले, ठीक है। वसा में घुलने वाले क्या हैं, कैसे बताया था मैंने, ट्रिक बताई थी ना, क्या थी, कीड़ा। एक कीड़ा था, एक क्या था, कीड़ा था। उस कीड़े को क्या किया, पानी में डाला तो वो नहीं घुला, तो उसको किस में डाला हमने, वसा में डाला, तो वो घुल गया। तो कीड़ा यानी कि विटामिन के, ई, डी और ए, ये तो वसा में घुलने वाले हैं। बचा कौन सा, बी और सी, तो बी और सी किस में घुल जाएंगे, जल में घुल जाएंगे, ठीक है। तो वसा में घुलने वाले विटामिन कितने प्रकार के हो गए, आपने देखा 4 प्रकार के, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। इजी था ये, तो करवाया हुआ आपको पहले भी। निम्नलिखित में से किस विकल्प के जरिए हमारे शरीर को एमिनो एसिड प्राप्त होता है? एमिनो एसिड जो है हमारे शरीर में किस विकल्प के जरिए प्राप्त होता है? ये आपको ग्रीन कलर वाली जो फुल सिलेबस बुक है अपनी तरुणा पब्लिकेशन की, उसमें लिखा हुआ है साफ साफ कि जो मानव के शरीर में प्रोटीन्स होते हैं, जो 20% हिस्सा जो होता है, वो क्या करता है कि प्रोटीन जो है वो किस में कन्वर्ट होते हैं, एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। जो जैविक प्रक्रियाएं होती हैं उनके तहत एमिनो एसिड्स में कौन कन्वर्ट होता है, प्रोटीन कन्वर्ट होता है। ये पूरा बुक में आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राइट हो जाएगा, ठीक है, राइट हो जाएगा, नोट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन को एस्कोर्बिक एसिड कहा जाता है? एस्कोर्बिक एसिड, ये स्पीडी सोल्जर कैप्सूल जो है आपका, उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। विटामिन बी को एस्कोर्बिक एसिड किसको कहा जाता है? विटामिन ए, बी, सी, डी किसको कहा जाता है, आपको बताना है। बिल्कुल, एस्कोर्बिक एसिड कहते हैं हम विटामिन सी को। एक क्वेश्चन ये भी आया था, खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं वहाँ। खट्टे फल में पाया जाता है विटामिन सी। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप तरुणा डिफेंस एकेडमी अभी ज्वाइन करें, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को बोलें कि ये सभी पीडीएफ डाउनलोड करें, उनका रिवीजन ज़रूर करें एग्ज़ाम में जाने से पहले। क्योंकि आर्मी में क्या होता है कि कम से कम भी 30-40% क्वेश्चन जो होते हैं वो बार बार रिपीट होते हैं, तो अच्छे से कवर करके जाएं। तो सी ऑप्शन राइट हो गया, एस्कोर्बिक एसिड खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है, नहीं को देख लेना, एग्जाम में कई बार ऐसा होता है नहीं दिखता ही नहीं है और वहाँ क्वेश्चन क्या हो जाता है, गलत बताएंगे। न्यूट्रिएंट मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व, हिंदी में क्या कहते हैं हम इसको, सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। कौन सा नहीं है बताना है आपको माइक्रोन्यूट्रिएंट। देखो, शरीर में जो पोषक तत्व होते हैं कुछ ऐसे होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में, बहुत ही कम मात्रा में, उसको हम कहते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व, ठीक है। तो इसके उदाहरण कौन कौन से हो जाएंगे, पहले तो आपको ये बताना है, ये भी आपको बुक में आपने पढ़ा होगा। जिसने नहीं पढ़ा मैं बता देती हूँ, जिसने नहीं पढ़ा, इसमें आ जाएगा आपका लोहा, ठीक है, लोहा होता है, और क्या होता है, कोबाल्ट, और क्या होगा, क्रोमियम, और बताएं, बिल्कुल तांबा यानी कि कॉपर हो जाएगा, आयोडीन भी होगा, मैग्नीज, और क्या आता है इसमें, सेलेनियम, सेलेनियम था ना इसमें, सेलेनियम नोट कर लेना, ये इनमें से कोई भी आ सकता है, सेलेनियम, और जस्ता, यहाँ लिख देती हूँ जस्ता, और एक और था, एक और कौन सा था इसमें, याद है सूक्ष्म पोषक तत्व जो अपनी ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक में है, जस्ता, और मोलिब्लेडनम था एक, है ना, मोलिब्लेडनम, नोट कर लेंगे इनको। ये सभी क्या है, पोषक तत्व हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व जिनको हमारे शरीर में आवश्यकता होती है लेकिन बहुत ही कम मात्रा में होती है, ठीक है। तो कौन सा नहीं है वो बताना है, तो ये सारे तो हैं, ठीक है, ये सारे हैं, इनमें से कौन सा नहीं है वो बताएंगे आप। नाइट्रोजन नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट होता है। आयरन की भी आवश्यकता होती है, सोडियम बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, बट ये किससे मिलता है हमें, नमक से मिल जाता है, NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो ये भी नोट कर लेते हैं हम यहाँ पे साथ में, सोडियम को भी। और जिंक हमने लिख लिया था क्या पहले, जस्ता लिखा था ना, जस्ता का अर्थ जिंक ही होता है, ये सब है ही। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, ये सूक्ष्म पोषक तत्व के अंदर नहीं आता है, ठीक है, सी ऑप्शन राइट होगा। कर लिया आपने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन से विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाते हैं। देखो, जब खाना बनाते हैं अगर उसको बार बार में पकाया जाता है तो कुछ ऐसे विटामिन होते हैं जो ज़्यादा ताप देने के कारण ख़त्म भी हो जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा विदेशों में क्या होता है कि ज़्यादातर चीज़ें जो कच्ची ही खाई जाती है, पालक भी वो लोग कच्ची ही खा लेते हैं, और हम क्या करते हैं सब्जी बना बना के खाते हैं, तो उनके जो प्रोटीन विटामिन उनमें कुछ होता है तो वो क्या हो जाता है, काफ़ी हद तक नष्ट हो जाता है। तो जितना हो सके कच्चा फ्रूट या कच्चा वेजिटेबल जो है जिनको हम खा सकें उनको ट्राई करना चाहिए। तो यहाँ पे विटामिन A, D, C, K कौन सा पकाने से नष्ट हो जाता है इजीली, तो विटामिन सी जो है वो इजीली नष्ट हो जाता है। तो देखो, जैसे नींबू में विटामिन सी है, तो अगर आप खाना बनाएं तो खाना बनाते समय नींबू नहीं डालते, हम क्या करते हैं, खाना बन जाता है, सब्जी बन जाती है, तब ऊपर से नींबू डालते हैं बाद में, खाना बनने के बाद में। क्यों, अगर पहले ही डाल देंगे तो विटामिन सी ख़त्म ही हो जाएगा, नष्ट हो जाता है ये पकाने से, इसलिए बाद में डाला जाता है, यही रीज़न है। देखो, ठीक है, तो विटामिन सी राइट आंसर है। देखो, अपनी मम्मी दादी खाना बनाती हैं, उनको भी ये चीज़ का मालूम है, इसीलिए वो नींबू लास्ट में डालती हैं सब्जी में। तो विटामिन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहे हैं हम, किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कम से कम भी 4 से 5 बार ये क्वेश्चन आर्मी में रिपीट हो चुका, नोट करेंगे इसको। इसका जवाब देने की ज़रूरत है क्या मुझको, या आप लोगों को पहले से पता है, पता ही होगा। पानी का घनत्व अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, ये मत कर देना, ये गलत होगा,
ये भी मत कर देना। इस पे उबलने लगता है, इस पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे जम जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लग जाएगा, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस आपका राइट आंसर है। पानी का घनत्व यहाँ पे अधिकतम होता है। पानी का असंगत प्रसार पढ़ा होगा आपने 8वीं क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के कण को स्वतः ही आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? दो विभिन्न प्रकार के पदार्थ हैं, उनके जो कण हैं उनको आपस में मिश्रित करने की प्रक्रिया जो है स्वतः ही हो जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ये आपको बताना है। बताएंगे? डिफ्यूज़न, बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा, डिफ्यूज़न। देखो, सभी वस्तुएं जो होती हैं वो कोई ठोस है, कोई द्रव है, कोई गैस है, कोई बड़े कण है, कोई छोटे कण है, इस तरह से बनी हुई होती है, ठीक है। सबसे जो छोटे कण होते हैं उनको हम परमाणु अणु ये सब कहते हैं, और ये आपस में क्या रहते हैं, गतिशील रहते हैं। क्या कहते हैं, गतिशील रहते हैं, इनके मध्य गति होती रहती है, ठीक है। तो उसके लिए एक छोटी सी चीज़ हम समझ लेते हैं। एक मानो यहाँ पे क्या है, ये है ठोस, ये क्या है, ठोस, ये क्या है यहाँ पे, द्रव, ठीक है। ये यहाँ पे क्या है, गैस। तीन तरह के मीडियम हम यहाँ पे लेंगे। ठोस में क्या होता है, अणु एकदम पास पास होते हैं, ठीक है, एकदम क्या होते हैं, पास पास। द्रव में क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है। तो ठोस में तो क्या होता है, अणु एकदम सटे हुए होते हैं। द्रव में क्या होता है, थोड़े दूर दूर होते हैं। और गैस में क्या होता है, बहुत ही दूर दूर होते हैं। इस प्रकार जो पदार्थ है, पदार्थ में अणुओं के परस्पर मिलने की जो क्रिया होती है उसको हम विसरण या डिफ्यूज़न कहते हैं। हिंदी में इसको हम क्या बोलते हैं, विसरण। क्या बोलते हैं, विसरण, ठीक है। इनके अंदर आपस में दूरी के आधार पर ये जो क्रिया है चलती रहती है। तो सी ऑप्शन आपको यहाँ पे राइट हो जाएगा, आपको इतना ही याद रखना है अभी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कमज़ोर एसिड एवं एक सशक्त गैस मतलब स्ट्रांग गैस के बीच बने नमक का पीएच हो सकता है, ठीक है। कोई साल्ट बना है जिसमें वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस है। वीक एसिड यानी कमज़ोर अम्ल और स्ट्रोंग बेस यानी कि ताकतवर क्षार जो है उनके बीच में क्रिया होती है। तो एक जो सॉल्ट बनता है वो सॉल्ट का पीएच मान कितना हो सकता है, आपको बताना है। पीएच मान कितना हो सकता है, बताएंगे? एक बार मैं आपको बता देती हूँ, यही जो नमक बोल रहा है इसकी जगह लवण भी लिखा हुआ आ सकता है, तो आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। देखो, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार करके एकदम उदासीन लवण बनाते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो प्रबल अम्ल, प्रबल मतलब स्ट्रोंग ही अम्ल है और स्ट्रोंग ही क्षार है, और क्षार भी क्या है, स्ट्रोंग है, ठीक है। प्रबल क्षार है, ये क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे एकदम प्योर लवण, एकदम उदासीन या न्यूट्रल लवण बनाएंगे जिसका पीएच कितना होता है, 7। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एसिड कमज़ोर है, ठीक है, एसिड कमज़ोर है और बेस स्ट्रॉन्ग है। बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग है। तब यहाँ पर क्या होगा, आपको बताना है। पीएच मान जो होगा यहाँ पे एकदम 7 तो नहीं हो पाएगा, लगभग 7 से ऊपर, 7 से ऊपर और 10 के मध्य होगा, 7 से ऊपर और 10 के मध्य होगा, नोट कर लेंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन हमें क्या करना चाहिए, 7 से अधिक होगा। 7 से अधिक कौन है, 6 कम है, 0 कम है, 7 एकदम प्योर होगा नहीं, 10 कर सकते हैं। डी ऑप्शन क्या कर लेंगे हम, राइट कर लेंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जब अम्ल और क्षार दोनों ही प्रबल हों तब क्या हो जाएगा, 7 होगा उसका पीएच मान, तो उसका मान क्या होगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से उद्योगों में वॉशिंग सोडा का प्रयोग नहीं करते हैं? वॉशिंग सोडा का प्रयोग कौन से उद्योग में नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। शीशे के उद्योग, बोरेक्स उत्पादन, पानी के स्थायी खारापन को दूर करने, या रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। वॉशिंग सोडा का प्रयोग किसमें नहीं करते, वो बताना है। वॉशिंग सोडा का सूत्र अभी अभी बताया था आपको, याद हो तो बताएंगे एक बार।
सूत्र रिपीट करेंगे, Na2CO3, ठीक है। क्या था? सोडियम कार्बोनेट। क्या नाम था इसका? सोडियम कार्बोनेट। एक क्वेश्चन आए तो सभी क्वेश्चन को रिपीट कर लेना है, कार्बोनेट। इसका उपयोग शीशे के उद्योग में किया जाता है, बोरेक्स उत्पादन में किया जाता है और पानी के स्थायी खारेपन को दूर करने में किया जाता है। लेकिन जो रासायनिक उद्योगों में ऑक्सीडाइजिंग के रूप के जो एजेंट होता है उसमें नहीं किया जाता। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नहीं पूछा था हमको यहाँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैंथेरिस को किससे तैयार किया जाता है? कैंथेरिस को किससे तैयार किया जाता है, किससे प्रिपेयर किया जाता है, आपको बताना है। देखो, सूखी हुई मक्खी, होल ड्राइड फ्लाई जो है, उससे कैंथेरिस को प्राप्त किया जाता है। नोट कर लेंगे। होम्योपैथी में इसका यूज़ होता है, वैसे कुछ खास नहीं है, होम्योपैथी में इसका यूज़ होता है। इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, फिर भी देखो एग्जाम में आया हुआ है। फॉस्फोरस मदर टिंचर मुख्य रूप से किसमें संग्रहित होता है? फॉस्फोरस मदर टिंचर मुख्य रूप में किसमें संग्रहित होता है, बताएंगे? बिल्कुल पानी के अंदर, पानी में। नोट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरनडट-शुल्ज़ लॉ इनमें से किस पर आधारित है? किस पर आधारित है? क्वांटिटाइजेशन पर आधारित है। बी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा, क्वांटिटाइजेशन, ठीक है। पूरा इसका डिटेल जो है आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दिया जाएगा, वहाँ आप पढ़ लेना। भी फटाफट से क्लास करते हैं। जस्टिस या एडाटोडा का उपयोग इनमें से किस रूप में किया जाता है? जस्टिस या एडाटोडा का प्रयोग इनमें किस में किया जाता है, आपको बताना है। नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, तो बताएंगे। तो ये है कफोत्सारक। सी ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, ठीक है। पूरी प्रॉपर जानकारी एक बार एक बायो की टीचर की आपकी क्लास लगा देंगे तो वो बायोलॉजी के टीचर आपको दे देंगे, ठीक है, कि क्या पूरे डिटेल है इन सब की। निम्नलिखित में से किस विकल्प का निर्माण काठ की लुगदी यानी कि वुड पल्प से किया जाता है? वुड पल्प से किसका निर्माण किया जाता है? बिल्कुल रेयॉन का। किसका किया जाता है? रेयॉन का। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, थाइमोलम का आणविक सूत्र क्या होता है? थाइमोलम का आणविक सूत्र C10H14 और O होता है। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसमें आपका? राइट हो जाएगा, ठीक है। 15 क्वेश्चन ये हो चुके हैं आपके। ये थोड़ा सा हार्ड ही लगा मुझे तो, लास्ट में ये 3-4 क्वेश्चन बायोलॉजी वाले, बाकी इजी थे, पहले वाले सारे इजी थे, ये लास्ट में बायो वाले जो पोर्शन थे उसमें हार्ड थे क्वेश्चन। बट नर्सिंग असिस्टेंट वालों के लिए ठीक है, वो अच्छे से देख सकते हैं इनको। नेक्स्ट फटाफट करेंगे, टाइम काफ़ी हो गया है। ये पेपर होने वाला है आपका कटिहार का, जल्दी जल्दी देखेंगे। कटिहार का, निम्नलिखित में से कौन सा जीव एक कॉलोनियल के स्वरूप में रहता है? जल्दी से बताएं। वॉलवॉक्स यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। वॉलवॉक्स कोनोलियन के रूप में रहता है। इसमें क्या होता है, इनमें जो सदस्य संख्या होती है वो संख्या होती है, अनगणित होती है और गोलाकार रूप में होते हैं, ठीक है, गोलाकार रूप में होते हैं। और इनमें जो प्रजनन क्रिया होती है वो लैंगिक अलैंगिक दोनों प्रकार से होती है। और ये पूरी जानकारी जो है आपको एक बायो की क्लास लगाई जाएगी, उसमें बायोलॉजी के टीचर के द्वारा दे दी जाएगी। अभी यहाँ पे मैं आपको आंसर बता देती हूँ, जो यहाँ पे माना गया था वो है वॉलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अति निस्पंदन और पनु अवशोषण प्रक्रिया किस दौरान होती है? अति निस्यंदन और पनु अवशोषण ये क्रिया होती है मलत्याग और मूत्र निर्माण के दौरान, ठीक है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नोट करेंगे सी ऑप्शन, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है? ताज़ा जल, ये लगभग 3% यहाँ पे राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन। ठीक है, जो ताज़ा जल है, जो पीने योग्य पानी मान सकते हैं अपने, पीने योग्य जो जल है वो 3% ही है, जबकि आपको पता होना चाहिए पृथ्वी का 71% हिस्सा जो है जल से ढका हुआ है। ठीक है, 71% हिस्सा जल से ढका हुआ है, जिसमें पीने लायक पानी 3% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था। ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताओ जल्दी से। बिल्कुल, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं है। ठीक है, बाकी सब जलवाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गॉइटर रोग जो है, जिसको हम घेंगा रोग कहते हैं, किसकी अल्पक्रियता के कारण होता है? गॉइटर जो रोग है, बताएं जल्दी से। आयोडीन की कमी से होता है। कहाँ पे आयोडीन? आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि रहती है? थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, पिट्यूटरी। बताएंगे कौन सी ग्रंथि में दिक्कत आ जाती है? आयोडीन, मैंने हिंट दे दिया है आपको। आयोडीन की कमी से क्या होता है? थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है। कहाँ पे है थायराइड ग्रंथि? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा गॉइटर रोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति को प्रायोगिक रूप से पहली बार किसके द्वारा सिद्ध किया गया? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी तरंग प्रकृति जो है उसको प्रायोगिक रूप से सबसे पहले किसके द्वारा सिद्ध किया गया? किस तरह से सिद्ध किया गया? क्या सिद्धांत था? बताएं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 21, डेविसन और जर्मन प्रयोग हुआ था एक। उस डेविसन और जर्मन प्रयोग में जो है इसको सिद्ध किया गया था कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उनकी तरंग प्रकृति भी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चेचक यानी कि स्मॉल पॉक्स का रोग कारक जीव कौन सा है? स्मॉल पॉक्स, जिसको शीतला या बड़ी माता कहते हैं, बड़ी माता कहते हैं इसको आम भाषा में, या शीतला भी बोल देते हैं। स्मॉल पॉक्स वैसे इसको कहा जाता है, चेचक। एक बार भारत में बहुत बुरी तरह से फैल गया था, बट अभी कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये होता है वेरियोला विषाणु, वेरियोला विषाणु। ठीक है, बी ऑप्शन राइट है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंसिया कोशिका रक्त अल्पता, सिकल सेल एनीमिया किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के असामान्य स्तर के कारण, अबनॉर्मल लेवल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, HB। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे भोजन आहार का प्रोटीन घटक मुख्य रूप से किसके लिए उत्तरदायी है? ये क्वेश्चन पहले भी आया था, आपको बताएंगे। बिल्कुल, शरीर की वृद्धि और मरम्मत, ग्रोथ और रिपेयर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा है? जल चक्र में शामिल प्रक्रिया का हिस्सा क्या है? वाष्पीकरण है, बिल्कुल वाष्पीकरण, ए ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी से एनीमिया होता है? ये क्वेश्चन भी पहले आ चुका। एनीमिया रोग जो है किस खनिज की कमी से होता है? बताएंगे जल्दी से। एनीमिया, अभी अभी आपको बताया था, ये क्वेश्चन एग्जाम्स में कई बार आता है। बिल्कुल, लोहे, आयरन की कमी से होता है एनीमिया रोग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है? मीठे पानी का स्रोत, नदियों का पानी, नदियों का पानी जो बारिश के द्वारा आता है। ठीक है, डी ऑप्शन राइट होगा। बस कुछ ही क्वेश्चन और रहे हैं, जल्दी से देखेंगे, 1 घंटा भी पूरा होने वाला है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन ए का एक अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का अच्छा स्रोत आपको बताना है। मछली का तेल यहाँ पे हो सकता है, बिल्कुल ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आपका हो जाएगा। और विटामिन ए की कमी से जो बीमारी होती है उसका नाम क्या होता है? रतौंधी। विटामिन ए का रासायनिक नाम पूछा जाता है, रासायनिक नाम इसका होता है रेटिनोल। ये सभी आपको ग्रीन कलर वाली फुल सिलेबस बुक
या ब्लैक कलर वाली जो स्पीडी सोल्जर कैप्सूल बुक है जीके जीएस वाली, उसके अंदर मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अलावा इसके और स्रोत में बात करें तो गाजर भी है काफ़ी अच्छा स्रोत। ठीक है, गाजर भी काफ़ी अच्छा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? निर्वात में नहीं कर सकती। क्वेश्चन शुरू में आया था, मैंने बताया था क्यों, क्योंकि ध्वनि क्या होती है, यांत्रिक तरंग होती है, मैकेनिकल वेव होती है, जिसको चलने के लिए किसी न किसी मीडियम या माध्यम की आवश्यकता होती है। और निर्वात होता है वैक्यूम, जहाँ पे कुछ भी नहीं होता, तो वहाँ पे ध्वनि नहीं चल पाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, माचिस की डिब्बी की सतह से जब माचिस की तिल्ली टकराती है तो ऊर्जा का कौन सा रूप एक चमकीली लौ में प्रज्वलित होने का कारण बनता है? कौन सा रूप ऊर्जा का, बताएं जल्दी से। बिल्कुल रासायनिक ऊर्जा का होता है, केमिकल एनर्जी है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो ये मेरी तरफ से 60 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो चुके हैं, जो हिंदी में मैंने यहाँ पे बताए हैं और इंग्लिश लैंग्वेज में लिखे हुए भी थे। तो जिन स्टूडेंट्स के पास इंग्लिश रही है, कुछ ही स्टूडेंट होंगे, वो यहाँ पे इंग्लिश में इसको पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर इसकी लिंक शेयर कर दी जाएगी, तो तरुणा डिफेंस एकेडमी का टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें। आई होप आपको क्लास पसंद आई हो। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। जो स्टूडेंट आर्मी में जाना चाहते हैं वो अपनी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे शुरुआत करें, पहले क्या पढ़ें, बाद में क्या पढ़ें और एग्ज़ाम के अंतिम दिनों में क्या पढ़ें, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। इसको पूरा देखें। सबसे पहले नोट्स गाइड लें जिसमें पूरा सिलेबस दिया हुआ हो, एक एक टॉपिक आपको बताओ क्या आने वाला है। और साथ में ओरिजिनल पेपर ज़रूर देखें, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ओरिजिनल पेपर हो। उसके बाद में आपको टॉपिक वाइज पढ़ना है, जैसे साइंस, जीके, मैथ्स या रीजनिंग है, सभी को टॉपिक वाइज पढ़ें। महत्वपूर्ण वन लाइनर दिए हों वो पढ़ें, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ें, डायग्राम से पढ़ने की ट्राई करें ताकि दिमाग में एकदम अच्छे से सेट हो जाए। टेबल्स बना के पढ़ें ताकि बहुत अच्छे से याद रहे। नई टॉपिक्स हैं जैसे सेट्स हैं, प्रोबेबिलिटी, ये आपके एग्ज़ाम में आने लगी हैं, इसको भी अच्छे से देखें। जैसे क्षेत्रमिति है, इसको अच्छे से देखें। ट्रिक के साथ भी करें, बेसिक से भी करें। इस तरह से मैथ्स की तैयारी करें आप अच्छे से। सूत्र वगैरह अच्छे से लिख के याद कर लें। जैसे नया टॉपिक क्रमचय संचालन लगा है, नए टॉपिक्स को भी अच्छे से पढ़ना है। रीजनिंग की बात करें तो 5 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के आते हैं, तो बहुत अच्छे से रीजनिंग को भी आपको कवर करना है। जब ये सब कवर हो जाए तो उसके बाद में आपको ओरिजिनल पेपर और प्रैक्टिस पेपर देखना है। पहले अपने आप जो है प्रैक्टिस पेपर करने की ट्राई करें, बाद में इसके सॉल्यूशन देख सकते हैं। कोई भी ऐसी किताब लें जिसमें व्याख्या के साथ हल दिया हुआ हो, ताकि पूरा सॉल्यूशन आप देख सकें। इधर उधर आपको भटकना नहीं पड़े कि सॉल्यूशन करवाने के लिए किसी टीचर को आपको बार बार पूछना पड़े। उसके बाद में एग्ज़ाम के लास्ट दिन में आप वन लाइनर और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की इस तरह के कैप्सूल्स ले सकते हैं। काफ़ी सारे पब्लिकेशन निकालते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास क्लर्क का पेपर देने का ऑप्शन है, वो कंप्यूटर के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको यहाँ कवर करें। इसके बाद में एक क्वेश्चन जो है जीडी ट्रेड्समैन वगैरह में भी आता है, उनको भी यहाँ पे कवर करना है कंप्यूटर। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। इसके बाद में प्ले स्टोर से आप तरुणा डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें। ये लोगो है यहाँ पे। ऐप जब आप डाउनलोड कर लेते हैं प्ले स्टोर से तरुणा डिफेंस एकेडमी, तो गांव के स्टूडेंट्स भी आर्मी की बुक्स अपने घर तक मंगवा सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्टोर का ऑप्शन आ रहा है नीचे। स्टोर के ऑप्शन पे आप जाएंगे, वहाँ से आपको बहुत सारे कोर्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। कोर्स के अंदर आपको ई बुक भी मिलेगी, यानी कि मोबाइल में जो स्टूडेंट पढ़ना चाहें 30 रुपये में, लगभग 20 रुपये में आपको बुक मिल जाएगी। मोबाइल में पढ़ना चाहें, होम डिलीवरी भी है, तो आप घर तक भी मंगवा सकते हैं। यहाँ पे ऑर्डर कर सकते हैं। ऊपर एक एक चीज़ लिखी हुई है, जैसा आप ऑर्डर करना चाहें आपको बेटर लगे। जैसा ये एग्जांपल है, यहाँ पे इसमें 4 बुक का सेट आता है। यहाँ पे बाय नाउ पे आप जाएंगे, पूरा आपका एड्रेस फिल करेंगे, इसको सेव करेंगे आगे जाके और इसको कर सकते हैं। जिन स्टूडेंट्स के घर ऑनलाइन डिलीवरी होती है फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन से, वो फ्लिपकार्ट पर तरुणा आरबी बुक सर्च करें, उसमें ये सभी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। जैसे 2 एक साथ आप मंगवाना चाहें बुक, तो फ़ोटो आपको लगी हुई मिल जाएगी, उस अकॉर्डिंग आप मंगवा सकते हैं। 4 बुक भी आप एक साथ मंगवा सकते हैं। जो आपके पास पहले से है उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है वो साइंस की ई बुक ले सकते हैं। 19 रुपये में आपको मोबाइल पर पढ़ने के लिए ऐप में बुक मिल जाएगी। ऐप पे जाके, स्टोर पे जाके ऑर्डर करें। ये ओरिजिनल पेपर की बुक है, ये 10 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ई बुक मोबाइल के अंदर पढ़ने को ऐप में,
ये प्रैक्टिस पेपर की ई बुक है, 20 रुपीज़ इसकी प्राइस रहेगी। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं, तो मैं यहाँ पे सभी चीज़ें आपको क्लियर करके बता देती हूँ। प्रैक्टिस पेपर में भी सॉल्यूशन सभी क्वेश्चन का दिया हुआ है, ऐसा नहीं कि एक दो का ही दिया है। ये फुल सिलेबस है, इसमें आपके चारों सब्जेक्ट रहेंगे, नोट्स रहेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी रहेंगे और इसके अंदर 2 ओरिजिनल पेपर भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आप ऐप पे जाते हैं तो इस तरह का फॉर्मेट आपको ऐप में दिखेगा और आप एक एक करके सभी चीज़ें ले सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देखें तो 30 रुपये में आपको जो जीके जीएस कैप्सूल है, स्पीडी कैप्सूल, वो यहाँ पे ई बुक आपको मिल जाएगी। इसके अलावा बाकी भी आप प्रैक्टिस पेपर वगैरह की लेना चाहें वो आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी। ये सभी चीज़ें आप ऐप में जाके अच्छे से एक्सप्लोर करें और वहाँ पे अपनी तैयारी करें। या अदर भी कोई पब्लिकेशन की आप बुक लेते हैं तो पहले ऐसा ही करना है आपको, पहले नोट्स बुक पढ़नी है आपको, उसके बाद में आपको प्रैक्टिस पेपर और ओरिजिनल पेपर कवर करने हैं। और एक बार नोट्स बुक भी कवर करने से पहले आपको ओरिजिनल पेपर देख लेना है कि किस तरह के क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बन रहे हैं। फिर जब सब कुछ कंप्लीट हो जाता है तो लास्ट में आपको वन लाइनर पीडीएफ वगैरह भी काफ़ी ऐप में फ्री डाली हुई हैं, टेलीग्राम पे भी फ्री पीडीएफ डालते हैं, वो भी आप कवर कर सकते हैं। इस तरह से बुक्स जो आपके घर पे भिजवाई जाती है सभी स्टूडेंट्स के, तो ये बुक आप मंगवा सकते हैं। और जिन स्टूडेंट्स के पास बुक हैं वो फ्लिपकार्ट या अमेज़ॉन पर जाकर एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशनल क्योट आपको लिखना है, एक मैसेज लिखना है, एक बहुत ही अच्छी सी दमदार शायरी लिखनी है जो फ्लिपकार्ट रिव्यू में आप लिख सकते हैं। फ्लिपकार्ट रिव्यू में जाएं, वहाँ अच्छी सी मोटिवेशनल शायरी या बुक के बारे में आपको कुछ पसंद आया हो तो वो आप लिख सकते हैं और 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। जय हिंद, जय भारत।